नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद में। मैं हूं मनोज वर्मा और मैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू कराऊंगा उन सांसदों से जो संसदीय परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल बने। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उत्कृष्ट सांसदों के जीवन, राजनीति और संसदीय सफर के बारे में। संसद में उल्लेखनीय योगदान के लिए हर साल उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया जाता है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे शरद यादव की। यूँ तो शरद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, कई मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार के लिए चुना जाना एक अलग ही मायने रखता है। संसद में आम आदमी की आवाज़ रखने और हर मुद्दे पर मुखर रहने के लिए शरद यादव को वर्ष 2012 के लिए उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले नज़र डालते हैं शरद यादव के अब तक के सफ़र पर। छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले शरद यादव ने अनेक मुकामों को पार कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक उत्कृष्ट सांसद, कुशल प्रशासक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए वो आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों का कार्यभार संभाला, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे और एक अहम राष्ट्रीय राजनेता के तौर पर जाने गए। वे हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने वाले शरद यादव 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ। कॉलेज के दिनों में राजनीति में दिलचस्पी रही। 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। छात्र राजनीति से जुड़ने के बाद भी वे पढ़ाई में अव्वल रहे और इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाई। पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 1974 में जबलपुर से एक उपचुनाव में जीत कर आए थे। वो बहुत तूफानी दिन थे। आंदोलन के दौरान हुए उपचुनाव में जो व्यक्ति लोकसभा में चुन करके आता है, छात्र नेता भी है, जेपी का उम्मीदवार है, जनता उम्मीदवार है, यानी विपक्ष का उम्मीदवार है, तो शरद यादव की 1974 में राष्ट्रीय ख्याति उनको मिली। 1977 में भी वे इसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य बने और 1989 में यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वो तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। 1989-90 में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री रहे। 1991 में चौथी बार फिर बदायूं से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1996 में उन्होंने 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीता। सवाल उठाने में आमतौर पे शासक दल के जो एमपी हैं वो परहेज करते हैं, लेकिन उस मौके पर भी शरद यादव जी ने कई बार जनता के सवालों को संसद में रखने का काम किया। 1997 में उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 1999 में छठी बार लोकसभा पहुंचे। 13 अक्टूबर 1999 को उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया और 1 जुलाई 2001 को वो केंद्रीय श्रम मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बने। 2004 में वो राज्यसभा में दूसरी बार सांसद बने और गृह मंत्रालय के अलावा कई कमेटियों के सदस्य रहे। 2009 में वो 7वीं बार लोकसभा के लिए बिहार के मधेपुरा से सांसद चुने गए। उन्हें शहरी विकास की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मधेपुरा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। शरद जी उन गिने चुने राजनेताओं में से हैं जिन्हें हर दल के सदस्यों का सम्मान मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद में। हमारे साथ बात करने के लिए शरद यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है शरद जी आपका। राजनीति में जो कार्यकर्ता आते हैं वो सोचते हैं कि एक दिन सांसद बनेंगे, देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचेंगे। आपको उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला, क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है ना कि 2 चीज़ें हैं।
एक सांसद बनना भी है, एमएलए बनना भी है, मिनिस्टर बनना भी है, लेकिन उसके साथ साथ नेता भी बनते हैं, नेता भी होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कभी इस काम में नहीं करते। राजनीति जो है वो एक तरह का सब बड़ा मिशन जो है वो बगैर कुछ बने काम करने वाले लोग भी बहुत लोग रहे। हाँ, हमको एक परिस्थिति ने ऐसा मौका मिल गया कि हम इमरजेंसी के पहले 2 बरस से बंद थे। एक बार 71 में 7 महीने के लिए, एक बार 73 में हम फिर 8-9 महीने जेल में थे। और उसी दौरान जयप्रकाश जी का आंदोलन जो है वो पीक पे हो गया। उसके पहले भी हम राजनीति में बहुत एक तरह से जो यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स था उसमें बड़ी दूर तक हम शरीक इन्वॉल्व हो गए थे। तो वो ऐसा मौका आया कि सेठ गोविंदास जो वेटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, वेटरनल लीडर थे और फ्रीडम फाइटर थे, उनका डिमॉइस हो गया। उनकी जगह खाली हुई तो दादा धर्माधिकारी जो नेक्स्ट मैन थे जयप्रकाश जी के, और समाजवादी युव जनसभा से इन्हें जो नौजवान लोग थे जो यूनिवर्सिटी में यहाँ वहाँ जो नौजवानों का एक बड़ा जमात था। जब बांग्लादेश का युद्ध इंदिरा जी जीती थी उसके बाद ये चुनाव बड़ा क्रूशियल चुनाव था। इसमें हमको दादा धर्माधिकारी जो थे वो और समाजवादी आंदोलन के बहुत नेता थे, वो सब ने मिलकर के, नौजवान युवजन सभा के लोग थे वो, इन सब ने मिलकर के हमको फर्स्ट पीपल्स कैंडिडेट करके हम जबलपुर में लड़े। और राजनीति जो है हमारी इच्छा नहीं थी, परिस्थिति से हम परिस्थिति से धीरे धीरे राजनीति में एक तरह से हम इन्वॉल्व हो गए। कि राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कहा परिस्थितियाँ, वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं? देखिए, वो हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में एक तरह से जो अनसोशल एलिमेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन रहे थे। कई तरह की एजुकेशन में खराबी आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, बेरोजगारी उस समय शुरू हो गई थी। और हमारे जो कुलपति थे डॉक्टर राजबली पांडे और मेरे जो प्रोफेसर थे HM श्रीवास्तव, इन परिस्थितियों को देख करके उन्होंने कहा कि मैं चुनाव यूनिवर्सिटी का लड़ूं। तो उन्होंने जब कहा तो मैं 2-3 बार कहने के बाद टाल नहीं सका, इसके बाद मैं खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो नकल के खिलाफ काफ़ी जो सेंटर बदल देते थे, सेंटर बदल ऐसी जगह रख लेते थे वहाँ जो नकल हो सके। यानी ये नकल आज की बीमारी नहीं है, उस ज़माने में भी थी। तो इस तरह से मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया। शरद जी, एक बात और कही जाती है कि आप हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़े, गैर कांग्रेसवाद के साथ रहे, तो हाल में ये एकदम अंतर कैसे आया? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अनवरत संघर्ष रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कहाँ पहुँच गई? अब जो है वो सामने NDA है। शरद जी, एक सांसदों के बारे में, संसद के बारे में एक परसेप्शन बाहर देखने में आता है कि संसद में हंगामा ज़्यादा होता है, काम कम होता है। ख़ास तौर से राज्यसभा की बात मैं करूं या दूसरे सदन की बात करूं, और जो राजनेता हैं उनको लेके भी एक छवि आम जनता में अच्छी नहीं रहती है। आप मानते हैं कि जनता आपको मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा है आपने ये सवाल पूछा। पहले पार्टियाँ थी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी थी और अपोजिशन बड़ा कमज़ोर था। लेकिन मैंने कहा कि जो बीमारी है, तो जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत नेशनल पार्टी थी, अब उस पार्टी का इतना बड़ा बहुमत, अपार बहुमत रहता था, धीरे धीरे क्षरण हो गया। अब कितनी पार्टियां पार्लियामेंट में आ गई, यानी आप गिनेंगे तो 20 पार्टियां जो है वो राज्यसभा में भी है और 20 पार्टियां लोकसभा में भी है। तो जो पार्टियों की संख्या बड़ी है, और वो बड़ी है, हमारी राजनीतिक जो पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हम लोग थे, लोकदल था सो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, बीजेपी थी, हम लोगों की कोई ना कोई गलती से खिरतरी पार्टियां हमारे सहयोग से या हमारी गलतियों से
क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो, हमारी पार्टी से लगभग 8-9 लोग बाहर चले गए। अब 8-9 पार्टी पार्लियामेंट में आ गई। तो ये जो पार्टियों की संख्या बड़ी है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक रहें और बहुत बार सफल भी होते हैं, लेकिन यह है कि जो कई बार जो है वो मालिक बाहर से जब बोल देता है तो भीतर वो मानते नहीं हैं। आपकी राजनीति का मूल सिद्धांत, चाहे 2G हो, चाहे कोल ब्लॉक हो, चाहे आपका ढोंगी बाबा और बाखंडी हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार करप्शन हो, और हिंदुस्तान में जितने किसान मजदूर कमज़ोर तबके के लोग उनके साथ अन्याय हो, यानी टोटलिटी में सारे सवाल उठाने का यदि आप जाएंगे गहराई से तो सारे सवाल हम उठाते हैं। बतौर सांसद अपने 42 साल के राजनीतिक सफर में शरद यादव आम जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाते रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो, सदन में शरद यादव की आवाज हमेशा बुलंद रही। करप्शन और भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसी बीमारी है कि सदन को इस पर गंभीरता से बहस करना चाहिए। आज देश की जो हालत है, ऐसा कभी देखा नहीं गया। कॉमनवेल्थ को पकड़ा, लेकिन सिर्फ ये उसकी पूंछ पकड़ी, बाकी सारा हाथी निकाल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हालात है देश की दुखदाई है, तकलीफदेह है, और ये सदन नहीं चल रहा, अपनी भावनाएं पूरे विस्तार से नहीं रख पा रहे हैं। सदन है जिसने भ्रष्टाचार के मामले को उठा करके कई भ्रष्टाचारियों को अंदर करने का काम किया है। और इनको खबर मिल गई है कि इनकी जो भाषा है वो दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में सुनी जाती है। दिल्ली के कुछ सीमित लोगों में जो भाषा चलती है, उसने भी देश को बहुत बर्बाद किया है। हमारा आपके बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं। एक बात का अंतर है कि आप 2 भारत बना दिए। एक भारत की आपको चिंता है, आपको बाजार की चिंता है। आपने कल व्यथा कही कि बाजार तो चौपट हो गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमेशा करप्शन के मामले में ये मामला ठीक करते हैं, लेकिन सामाजिक जो विषमता है उसे मिटाने के लिए जब भी कोई कदम यहाँ से पार्लियामेंट से उठता है, हमेशा ये लोग यहाँ से दांव पेच करके इसको खत्म करने का काम करते हैं। आपके पूर्व राष्ट्रपति, आपके डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, प्रफुल्ल पटेल, आपकी शंकर, ये सारे लोगों के साथ ये निरंतर हो रहा, और ये भी हो रहा है कि भारत सरकार जो है भी इसकी समस्या का विदेश मंत्री ठीक से जवाब दे। कहीं दुख हो, कहीं दर्द हो, तो राजनीतिक लोग वहां खड़े आपको मिलेंगे। लेकिन जिस तरह का वातावरण बन रहा है, इस पर रोक नहीं मिली, तो मैं सोचता हूं कि ये जो हम लोगों को आज़ादी मिली है, जो दिन भर हम चिल्लाते हैं कि हमको आज़ादी है, तो आज़ादी मर्यादा के साथ है। मर्यादा को तोड़कर जो आज़ादी है वो आज़ादी को खत्म करेगी। दुनिया भर में गैर बराबरी उसका रास्ता है, लोग लड़ रहे हैं, उसका रास्ता निकल रहा है। लेकिन यहाँ जो गैर बराबरी है, यहाँ जो महिलाओं के साथ जाति और जुल्म है, उसका पहला कारण है कि हमारी माँ लाखों कटघरे में कैद है। हाँ, एक सवाल जरूर हमारे साथ जुड़ा रहता है कि जो वीकर सेक्शन है, दलित है, आदिवासी है, मैं मानता हूँ कि इनके नीचे रहने से देश नीचे चला गया। यानी 1/4 आबादी, फिर 2/3 बीच की आबादी, ये संस्कृति से, तहजीब से, पढ़ाई से, लिखाई से, संपदा सबसे दूर रखी गई है। और ये मजबूत नहीं होंगे तो असली राष्ट्र का शरीर तो ये है। तो इसके मजबूत करने के लिए, इसके हक में बोलने के लिए खड़े हम बराबर होते हैं। शरद जी, राजनीति के अलावा कोई शौक आपका और रहा? नहीं, पढ़ने में मेरा शौक है,
हर तरह का लिटरेचर, हर तरह का साहित्य और हर तरह का खेल खेलता था। और फिर मेरे को संगीत का बहुत, जो क्लासिकल म्यूज़िक है, चाहे वो वोकल हो चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, उसका सबसे बड़ा मास्टर जो है वो हमारे जबलपुर के पास ही मैहर में रहते थे जी। तो इसके चलते हमारी रुचि बढ़ी। शरद जी, पढ़ने में आप बेस्ट, इंजीनियर आप बन रहे थे, आप राजनीति में अचानक आ गए, छात्र राजनीति में आ गए, बाबूजी ने कभी रोका नहीं? नहीं, लोगों को दुख था, तकलीफ थी, घर के लोग चाहते थे कि हम जो पढ़ गए हैं तो वो हमारी नौकरी जो है वो आसानी से लग जाती। कैंपस सिलेक्शन होते थे उस समय जी। तो कैंपस सिलेक्शन में हमारा 2-3 जगह हो भी गया था। तो वो चाहते थे कि हम, या हमारी भी जो पूरी तैयारी थी बचपन से, वो तो इंजीनियर बनने की थी। जी। राजनीति में आपको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया और क्यों? नहीं, वो प्रभावित करने में तो कई लोग ज़िंदगी में, जैसे मुरारजी भाई थे जी। चौधरी चरण सिंह थे जी। जिनके साथ में रहा, बाबू जगजीराम थे जी। मधुलो में थे, मधु दंडवते थे, आपके पीलू मोदी थे, श्यामनंदन मिश्रा थे, ज्योतिर्मय बसु थे, सोमनाथ चटर्जी थे, कितने नाम, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी थे, आपके आडवाणी जी थे, कितने नाम मैं लूँ। दार्शनिक तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं डॉक्टर लोहिया की दर्शन से हुआ, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में उनके युवजन सभा में जो है वो कई लोग थे, यानी धीरेन्द्र मिश्रा थे, आपके आनंद मिश्रा थे, हरीश केडिया थे, राजेंद्र मजेजी थे, ये जितने लोग थे वो लोहिया के, डॉक्टर रावत थे, ये युवजन सभा के लोग थे। यानी मैं कोई पार्टी में नहीं था, लेकिन ये प्रभावित लोग थे। इनके संगत से इन्होंने जब साहित्य दिया, इनके जो लोगों से मिलाया मुझे, तो फिर मैं सब तरह की राजनीति को तो पढ़ता था, लिखता था, समझता था, क्योंकि मेरा घर जो है, मेरा परिवार जो है वो राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व था, यानी बाबई का रहने वाले हैं हम। और मेरे पिताजी जो है वो फ्रीडम फाइटर थे, और उस इलाके में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में फ्रीडम फाइटर कहीं एक जगह हुए तो वो बाबई थी, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो राजनीति में, यानी मेरा मानस राजनीति के प्रति सचेत मेरे गांव से ही था। शरद जी, एक बार आपके बारे में और कही जाती है बात कि आप जबलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक कर्मभूमि आमतौर पे जो देखी जाती, जो बनी, वो बिहार और उत्तर प्रदेश बनी। जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ तो मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ आ गया। वो मधुल में मधुदंडवते, राजनारायण, सब जो समाजवादी आंदोलन के लोग थे वो भी इनके साथ थे, और मेरे को भी बहुत प्यार करते थे वो, तो मैं इनके साथ आ गया। स्वर्गीय राजीव गांधी जो है पहली बार अमेठी में चुनाव लड़ने आए, तो नानाजी देशमुख थे, तो चौधरी चरण सिंह जो है, तो चौधरी साहब से उन्होंने परसू करके कहा कि शरद यादव को यहाँ ऑल पार्टी कैंडिडेट, ऑल अपोजिशन पार्टी कैंडिडेट बनाना चाहिए। वहाँ भी मैं यही था, यानी पहली बार जब जीता था तो उन्होंने, आपके नानाजी देशमुख चाहते थे कि मैं वहाँ इस चुनाव को यहाँ लड़ूँ, और धीरे धीरे मैं मना करते करते फिर मैं वहाँ लड़ गया। चौधरी साहब बोले कि लड़ो यहाँ से। मैंने उनसे कहा भी कि मैं तो एक आदमी नहीं जानता, तो बोले तुम थोड़ी लड़ोगे चुनाव तो मैं लड़ूंगा। तो इस तरह यूपी में आ गए, फिर यूपी में बदायूं से लड़ गए, तो यहाँ से जीत गए हम, फिर यहाँ हार गए। तो यहाँ हारने के बाद पार्टी के लोगों ने सोचा कि जो मधेपुरा में एक कैंडिडेट की, प्रत्याशी की कोई ने गोली से हत्या कर दी, तो वो सीट खाली हो गई। तो पार्टी के लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लड़ जाएं, इसलिए कि यहाँ हमारा घर ठिकाना रहता था पार्टी का जी। और राजनीति में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि हम पार्लियामेंट में रहें, ये सारी पार्टी की इच्छा रहती थी, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस जो पार्लियामेंट के भीतर जो था उससे पार्टी को लाभ मिलता था। संसदीय सफ़र क्या रहा आपका अनुभव? क्या बदलाव लगता है आपको पहले और अब में? पहले जो लोग थे वो स्ट्रगल के लोग थे जी, संघर्ष से लोग आए हुए थे, तो उनके अंदर डेप्थ था। फिर उनकी जो क्रेडिबिलिटी, साख जो थी,
वो कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता था। आज का दौर जो है वो बदला है, और जो परिस्थितियां हैं उसमें जैसे जैसे आज़ादी की उम्र बढ़ रही है, पार्लियामेंट की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें जिस तरह की किसान, मजदूर, नौजवान, सारी तरफ की जो करप्शन, ये जितनी चुनौतियां, इनका मुकाबला जो है, जो पहले होता था वो अब ऐसा नहीं हो पाता है। शरद जी, इस संसदीय सफ़र का कोई सबसे सुखद पहलू, कोई सुखद क्षण जो आपको ऐसी सुखद अनुभूति कराता हो? तो सबसे सुखद क्षण यह है कि जिस समय इंदिरा जी ने 5 वर्ष की लोकसभा 6 वर्ष किए, उस समय मैं पार्लियामेंट से नया एमपी बना था और मैं अपने सांसद मैं सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जब मैं जीता तो मुझे कंधों पे मीलों लोग ले गए। तो जनता का इतना बड़ा प्यार, मोहब्बत जब मिलती है तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं होता, सुकून नहीं होता कोई। शरद जी, कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि राजनीति की डगर मुश्किल है? नहीं, वो मुश्किल आती है, लेकिन मेरा स्वभाव है कि वो मुश्किल के समय भी मैं सोचता हूँ कि वो मुश्किल कुछ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। ऐसी कोई दिल की बात जो आप कहना चाहें, जो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करे? मैं अपनी सीट से, यदि आप गहराई से हिंदुस्तान की समस्याओं को समझते हैं, वो अकेले किताब से समझ नहीं आती, वो देश भर में घूमने से समझ आती है। तो सारे देश में जनता को के बीच में जो अनुभव होता है, जो अध्ययन होता है, उससे बड़ी कोई किताब नहीं है ना। लोग, एक कहावत है ना कि तू बोले है पोथी देखी, मैं बोलूँ आंखों देखी। यदि आपका मासेस से लगातार संपर्क रहेगा तो आप हमेशा ताज़ा रहेंगे, हमेशा अपनी सीट से ही परिस्थिति को वहाँ से बदल देंगे। और हम जो है वो बैल में कभी नहीं गए हैं, अपनी सीट पे ही खड़े होकर के हम सारे देश की जो समस्याएं हैं वो जो हमारे पास आ जाती हैं उनको उठाते हैं हम। शरद जी, बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे शरद यादव जी। अगली बार फिर बातचीत करेंगे किसी एक और उत्कृष्ट सांसद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।